हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 30 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपनी इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का जो पहला प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बात करें तो हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यानी कि जो उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। और ये जो उद्घाटन है ये 28 जनवरी 2025 को किया गया। साथ ही साथ ये जो ओडिशा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 है, इसके द्वारा ओडिशा सरकार के द्वारा ये आयोजित किया गया एक बिजनेस समिट है। यानी कि इसके द्वारा बिजनेस जो होंगे, जो व्यापार से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे बिजनेस से संबंधित, उनके लिए एक समिट की गई थी। बात करें इसके द्वारा जो ओडिशा है उसका जो लक्ष्य है वो ग्लोबल इंडस्ट्रियल सेंटर में बदलने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए जुटाना, ये ओडिशा सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? यानी कि उत्तराखंड में इस बार आयोजित हो रहे हैं राष्ट्रीय खेल और संस्करण है इनका 38वां। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं जो कि उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं, इनका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इसके द्वारा 28 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और ये 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका जो उद्घाटन समारोह है वो उत्तराखंड के देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में किया गया। यानी कि 28 जनवरी को इनका उद्घाटन हुआ। कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड के देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। इन राष्ट्रीय खेलों में इस दौरान 35 खेलों के कुल 47 जो कंपटीशन है ये आयोजित किए जाएंगे। यानी कि टोटल इसमें 35 खेल आयोजित होंगे और इन 35 खेलों के 47 जो कंपटीशन होंगे उनको आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उत्तराखंड है यहाँ मैप में। और ये इसकी सीमा इधर उत्तर प्रदेश से, इधर एक देश नेपाल से, इधर चाइना से, इधर हिमाचल प्रदेश से और इधर हरियाणा से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये उत्तराखंड है। ये यहाँ से अगर हम इसका बॉर्डर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से इसका बॉर्डर है। और उत्तराखंड का जो गठन है वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तर प्रदेश से 13 जिलों के साथ अलग हो करके एक नया राज्य बना था। वर्तमान में जिलों की बात की जाए तो वर्तमान में भी 13 ही जिले हैं। राजधानी इसकी है देहरादून। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो है गुरमीत सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के CEO कौन नियुक्त किए गए? तो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जोहो, इसके जो CEO हैं वो शैलेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के को फाउंडर शैलेश कुमार दवे को अब कंपनी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। यानी कि कंपनी के अब ये नए CEO होंगे। बात करें फाउंडर और लंबे समय तक CEO रहे श्रीधर वेम्बू ने अपना पद छोड़ा और उसके बाद अब उस पद पर शैलेश कुमार को नियुक्त किया गया है। बात करें अगर हम श्रीधर वेम्बू की तो अब ये कंपनी के चीफ साइंटिस्ट के तौर पर काम करेंगे। 2021 में श्रीधर वेम्बू को भारत के चौथे नागरिक
जो पुरस्कार है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, चौथा पद्म श्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है, यानी कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक कमेटी का गठन हुआ है। तो इसके अध्यक्ष हैं अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नाम शार्ट लिस्ट करने के लिए एक सर्च कमेटी का गठन किया है और इस सर्च कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, इनका कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है, यानी कि 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे राजीव कुमार और इनके इसी पद के लिए नए जो कह सकते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए ये जो कमेटी है इसका गठन किया गया है। बात करें राजीव के बाद ज्ञानेश कुमार को सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं, यानी कि इस बार अगर देखा जाए तो राजीव कुमार इस समय सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन इनका जब रिटायरमेंट हो जाएगा 18 फरवरी को, फिर उसके बाद जो ज्ञानेश कुमार हैं ये सबसे ज़्यादा इस समय वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने कितने किलोमीटर से अधिक ट्रैक को अपग्रेड किया हुआ है। किलोमीटर की जो लाइन है, ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, उसको अपग्रेड किया है, नए तरीके से उनको डिजाइन किया गया है, उनमें काफ़ी सारे सुधार किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी 23,000 किलोमीटर तक की जो रेलवे ट्रैक है इनको अपग्रेड किया गया है। आगे अगर बात करें हम तो इंडियन रेलवे ने 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की ट्रेन गति को संभालने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क के 23,000 किलोमीटर से अधिक जो ट्रैक है इनको अपग्रेड किया हुआ है। लेकिन कब उन ट्रैक को अपग्रेड किया गया है जो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जो ट्रेन की गति है उसको संभालते हैं, उनके 23,000 किलोमीटर से अधिक का जो ट्रैक है उसको अपडेट या कह सकते हैं अपग्रेड किया गया है। रेलवे मंत्रालय ने 27 जनवरी को ट्रैक अपग्रेडेशन की जो जानकारी है वो प्रोवाइड की। इसके साथ साथ इसमें विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा और रेलवे की जो ऑपरेशन क्षमता है इसको भी बढ़ाया जाएगा। आगे अगर बात करें तो 54,000 किलोमीटर से अधिक जो रेल पटरियां हैं जो कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए अपग्रेड किया गया है, यानी कि और भी अपग्रेड किया गया है, जो कि 54,000 किलोमीटर की जो रेल पटरियां हैं इनको अपग्रेड किया गया, लेकिन ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है उसके लिए इन 54,000 किलोमीटर जो रेल की पटरियां हैं इनको अपग्रेड किया गया है और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए 23,000 किलोमीटर से अधिक जो ट्रैक है इनको अपग्रेड किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गूगल मैप पर असाधारण प्रतिभा दिखाते हुए यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब जीता हुआ है। यानी गूगल मैप पर सबसे जल्दी देशों को ढूंढने के लिए यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का जो खिताब है वो सक्षम ठाकुर ने जीता हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं सक्षम ठाकुर। इन्होंने गूगल मैप पर असाधारण प्रतिभा दिखाते हुए यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब जीता और इनकी जो आयु है महज 5 वर्ष है। आप यहाँ आर्टिकल में देख सकते हैं, ये है सक्षम ठाकुर और इन्होंने ही ये कारनामा दिखाया हुआ है। बात करें तो जो सक्षम ठाकुर हैं इनका नाम अब OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इन्होंने मात्र 5 से 10 सेकंड में दुनिया के किसी भी देश को ये मैप पर ढूंढ सकते हैं। इसके लिए इनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। यानी कि सिर्फ 5 से 10 सेकंड का ही समय लेते हैं और किसी भी देश को ये गूगल मैप पर ढूंढ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना रहने वाला क्वेश्चन है। आगे चल करके हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाने की 100% तक की संभावना है। बात करें अगर हम इस क्वेश्चन की में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जब बात की जा रही थी तब भी मैंने ये क्वेश्चन कवर किया हुआ था और अब यहाँ पर UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गई है, तब भी ये क्वेश्चन फिर अगेन बना हुआ है इंपॉर्टेंट और ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी उत्तराखंड में अब लागू हो चुकी है। तो हाल ही में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। कब? तो 27 जनवरी 2025 से यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अपने आवास से ये सूचना दी कि जो यूसीसी है वो लागू हो चुकी है। बात करें अगर हम, तो जो उत्तराखंड राज्य है ये आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वैसे तो गोवा में भी यूसीसी लागू है, लेकिन अगर बात की जाए तो वहाँ पर इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था, यानी कि जब गोवा में पुर्तगाली शासन था तभी वहाँ पर यूसीसी लागू कर दिया गया था। तो इसीलिए वो कह सकते हैं पहला राज्य तो माना जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद अगर स्वतंत्र रूप से पहला राज्य कौन सा बना हुआ है तो वो उत्तराखंड बना हुआ है। और हालांकि जो गोवा में लागू की गई थी यूसीसी, तो उस टाइम पर पुर्तगाली शासन वहाँ पर लागू था, पुर्तगाली शासन था वहाँ पर, इसीलिए उसे स्वतंत्र भारत का पहला राज्य नहीं कहा जा सकता। बात करें आज़ादी के बाद अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो वो उत्तराखंड बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ही में कौन संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में हिस्सा लेंगे, यानी कि किसके द्वारा जो संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक हो रही है उसमें हिस्सा लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि पीयूष गोयल संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। संयुक्त आयोग की जो 11वीं बैठक है ये ओमान के मस्कट में हो रही है, यानी कि जो ओमान है, ओमान की जो राजधानी मस्कट है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये ओमान के वाणिज्य उद्योग और निवेश प्रोत्साहन जो मंत्री हैं कैस बिन मोहम्मद बिन मूसा अल यूसुफ, इनके साथ भी बातचीत करेंगे। और ये जो बातचीत होगी ये व्यापार, निवेश और वैश्विक आर्थिक स्थिति पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर चुने गए? ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि ए जो एम मोहन है इनको लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का नया डायरेक्टर चुना गया है। डिटेल में इनके बारे में बात करें तो वैज्ञानिक एम मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर यानी कि एलपीएससी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। किसने नियुक्त किया है? तो इसरो की जो वर्तमान में चीफ हैं वी नारायणन, इन्होंने 26 जनवरी को इनको नियुक्त किया है। जो एम मोहन है ये केरल के अलपुझा के रहने वाले हैं। और एम मोहन 2008 में जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था उसमें मून इम्पैक्ट प्रोब यानी कि MIP प्रोजेक्ट के सिस्टम के ये लीडर भी रहे थे। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इनको अब LPSC का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बात करें तो किसे पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में अभी बात करें तो अभी हाल ही में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसकी पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की जो पद्म पुरस्कार हैं उनकी घोषणा की गई। और इस दौरान पद्म विभूषण जो पुरस्कार है इनके बारे में भी घोषणा की गई है। तो किसे पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है ओसामू सुजुकी, ऑप्शन नंबर बी है शारदा सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है नागेश्वर रेड्डी और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा और नागेश्वर रेड्डी, इन तीनों के साथ साथ इन तीनों को मिला करके कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। बात करें इसके बारे में तो साल 2025 के लिए शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कुल अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें जिनकी घोषणा हुई है तो कुल 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। और यही अगर बात की जाए तो पूर्व हॉकी जो गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, पंकज उदास जो कि सिंगर हैं और सुशील मोदी समेत
19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए भी चुना गया है, यानी कि 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 19 लोगों को पद्म भूषण के लिए सम्मानित किया गया। टोटल अगर बात की जाए तो 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। बात करें तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पद्म विभूषण जो पद्म पुरस्कार हैं इनका अनाउंसमेंट किया गया। बात करें अगर हम पद्म विभूषण किसे किसे मिला हुआ है तो डी नागेश्वर रेड्डी जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया। सेकंड पे है न्यायमूर्ति जो कि रिटायर्ड हैं जगदीश सिंह खेट्टर, ये लोक मामले से संबंधित, इनको पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। नंबर 3 कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको कला के लिए। नंबर 4 पर है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको कला के लिए। नंबर 5 पर है MT वासुदेवन नारायण, मरणोपरांत इनको साहित्य और शिक्षा के लिए। 6 नंबर पर ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के लिए। और 7 नंबर पर है शारदा सिन्हा, मरणोपरांत इनको कला के लिए। इस प्रकार से 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण जो पुरस्कार हैं ये इनके अनाउंसमेंट किया गया। टोटल अगर बात की जाए तो 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।